नमस्कार साथियों, मैं अनिल दादीज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान होने वाली विभिन्न प्रावस्थाओं या फेजेज के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस की जो शुरुआत होती है वो गैमेटोजेनेसिस के द्वारा होती है, जिसका अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण की प्रावस्था। ये प्रावस्था शरीर के अंदर विशिष्ट अंगों में संपन्न होती है और इन विशिष्ट अंगों को हम गोनेड्स या जनद के नाम से जानते हैं। ये टेस्टिस एंड ओवरी होते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है तथा ओवरी के अंदर या अंडाशय के अंदर ooजेनेसिस के द्वारा अंडाणु या अंडे का निर्माण होता है। गैमेटोजेनेसिस में मुख्य रूप से डिप्लॉइड जर्मिनल सेल्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन की घटना होती है। अर्धसूत्री विभाजन या गैमेटोजेनेसिस के द्वारा बने हुए ये गैमीट्स अगली प्रावस्था में यानी फर्टिलाइजेशन में वापस संयुक्त होते हैं या वापस फ्यूज होते हैं और इसके कारण एक डिप्लॉइड स्टेज या डिप्लॉइड संरचना बनती है। उस संरचना को हम जाइगोट या युग्मनज के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं। एक तो डिप्लॉइड स्टेज को वापस प्राप्त करना, दूसरा दो अलग अलग केंद्रकों के संयोजन से या फ्यूज़न से। ये केंद्रक वास्तव में गैमीट्स में होते हैं और इनके फ्यूज़न से हम ये कह सकते हैं कि वेरिएशंस या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तीसरी प्रावस्था जो होती है वो क्लीवेज या सेगमेंटेशन होती है। इस प्रावस्था की खास बात होती है रिपीटेड माइटोसिस, यानी पुनरावर्ती समसूत्री विभाजन, जो कि जाइगोट के अंदर होते हैं। और इन समसूत्री विभाजनों के कारण बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो सेल्स ब्लास्टोमियर के नाम से जानी जाती हैं तथा इन सेल्स के द्वारा एक कॉम्पैक्ट मास या पिंड का निर्माण होता है जिसे मोरुला कहा जाता है। मोरुला की अंदर पाई जाने वाली ये ब्लास्टोमियर्स रीअरेंज होती हैं, जिसके कारण इनके बीचों बीच एक हॉलो कैविटी या खोखली गुहा का निर्माण हो जाता है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। मोरुला में जब ब्लास्टोसील बन जाती है तो ये संरचना ब्लास्टुला कहलाती है और ब्लास्टुला बनने की घटना को हम ब्लास्टुलेशन के नाम से जानते हैं। ब्लास्टुला के अंदर पाई जाने वाली ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड जो मूल स्थान पर होती है, उस मूल स्थान से गति करके अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचती हैं, जिसके कारण द्विस्तरीय या टू लेयर्ड ब्लास्टुला लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है थ्री लेयर्ड एक संरचना में या तीन स्तरीय एक संरचना में, जिसे गेस्टुला के नाम से जाना जाता है। गेस्टुला की ये तीन लेयर्स, तीन जर्मिनल लेयर्स या जनन स्तर होती हैं, जिनको एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गेस्टुलेशन वास्तव में एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम के निर्माण की प्रावस्था है। इनको तीन जर्म लेयर इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं से आगे चलकर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। गेस्टुलेशन की जो मुख्य बात होती है वो मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट होती हैं, जो कि ब्लास्टोमियर्स के अंदर पाई जाती है। और ये मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट का जो रिजल्ट होता है वो इन तीन जर्मिनल लेयर्स का निर्माण होना है। और ये मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एपिबोली और एम्बोली। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि इसी प्रावस्था के दौरान ब्लास्टोसील जो है उसका कन्वर्जन या रूपांतरण एक अन्य गुहा में हो जाता है जिसे आर्केंट्रोन कहा जाता है। ये आर्केंट्रोन, जिसे हिंदी में आद्यांत्र या प्रिमिटिव गट के नाम से जानते हैं, एक छिद्र या पोर के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। यही ब्लास्टोपोर आगे चलकर एम्ब्रियो के अंदर या तो माउथ बनाता है या फिर एनस बनाता है। जिनके अंदर ये माउथ बनाता है उन्हें प्रोटोस्टोमेट्स कहते हैं और इसके अंदर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जंतुओं को शामिल किया गया है। तथा जिन जंतुओं के अंदर ये ब्लास्टोपोर एनस का निर्माण करता है या गुदा का निर्माण करता है उन्हें ड्यूटेरोस्टोम्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा को शामिल किया गया है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीन जर्म लेयर्स जो बनती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम, उनसे आगे चलकर ऑर्गन रूडिमेंट्स का निर्माण होता है।
और ऑर्गन रूडिमेंट्स के निर्माण की ये जो घटना है वो ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन के नाम से जानी जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन के अंदर बनने वाले ये ऑर्गन रूडिमेंट्स जो सबसे पहले बनते हैं उन्हें हम प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स कहते हैं, जिनके अंदर आगे चलकर विभाजन से सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स का निर्माण होता है। ऑर्गन रूडिमेंट्स के बन जाने से एम्ब्रियो कुछ अब एडल्ट या वयस्क समान दिखाई देता है। हालांकि ये पूर्णतः वयस्क के समान दिखाई नहीं देता, लेकिन हम ये कहते हैं कि रूडिमेंट्स बन जाने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा है वो अपने वयस्क प्राणी के समान दिखाई देने लग जाता है, जिसके अंदर आगे चलकर ग्रोथ होती है। ग्रोथ या वृद्धि के अंदर हम ये कहते हैं कि ऑर्गन रूडिमेंट्स है वो साइज में बढ़ते हैं, जिसके कारण ये जो एम्ब्रियो पहले थोड़ा सा भिन्न था वो अब हूबहू एडल्ट के समान दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद में हम कहते हैं कि प्रावस्था होती है या फेज होती है वो डिफ्रेंशिएशन या विभेदन की प्रावस्था है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू और सेल्स है वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं या अलग अलग दिखाई देते हैं। और ये जो भिन्नता या अलग अलग दिखाई देने का जो प्रोसेस है उसे हम डिफ्रेंशिएशन या विभेदन के नाम से जानते हैं। विभेदन है वो मुख्य रूप से मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन, कीमो डिफ्रेंशिएशन के रूप में होता है। मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन में हम ये कह सकते हैं कि सेल्स एक दूसरे से आकृति में भिन्न हो जाती हैं या शेप में भिन्न हो जाती है, जबकि फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन जिसे अपन बिहेवियरल डिफ्रेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं के अंतर्गत सेल्स एक दूसरे से भिन्न कार्य करती है या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। इसी तरह कीमो डिफ्रेंशिएशन में हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकार की सेल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होने लग जाता है या अलग अलग प्रकार के रसायन का निर्माण होने लग जाता है, जिसके कारण ये सेल्स एक दूसरे से रासायनिक रूप से भिन्न हो जाती हैं। और उसके कारण हम कहते हैं कि ये जो सेल्स या टिश्यूज़ जिन ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं वो ऑर्गन्स अलग अलग कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि गैमेटोजेनेसिस से लेकर के डिफ्रेंशिएशन तक 7 प्रावस्थाएं मुख्य रूप से एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर पाई जाती है या ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंतर्गत पाई जाती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एक एडल्ट प्राणी का निर्माण होता है। साथ ही हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस, इसके अलावा फर्टिलाइजेशन, इसके अलावा क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये किस तरह से होते हैं, इनके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो है उनको आप थोड़ा देखें समय निकाल करके, और इसमें जो चीज़ें आपको समझाने की चेष्टा की गई है उनसे आप थोड़ा सा उनको समझें और या समझने की चेष्टा करें। और वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप देखेंगे या इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा। अदरवाइज़ एक तरीका बचता है कि मैं PDF बना करके आप लोगों को ग्रुप में प्रेषित कर दूं और आप उसको देखें या नहीं देखें ये आपकी मर्ज़ी है। हालांकि कोरोना काल में जो पढ़ाई है उसका तरीका यही है कि आपको PDF, वीडियो, असाइनमेंट्स इनके रूप में आपको पढ़ाई करवाई जाए, लेकिन पढ़ने वाले चूँकि आप लोग हैं और आप अपने समय को किस तरह से यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।